बच्चों, अब पूरक पठन अंतर्गत जो भी भाग शेष रह गए हैं उन तमाम भागों के बारे में अब यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें से एक प्रश्न गद्य आकलन के ऊपर होता है। गद्य आकलन में कुल 5 अंक होते हैं। तो तुम्हारी जो कृति पत्रिका का जो प्रश्न 5वां अ होता है उसमें गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 200 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया गया रहता है। अब आप लोगों को उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात उस पर आधारित 5 प्रश्न तैयार करने के लिए वह पूछा जाएगा। अब जो प्रश्न तैयार करने आप लोगों को अभी अक्सर क्या होता है कि हम उत्तर लिखते हैं, है ना। तो कृति पत्रिका में हमें उत्तर लिखना होता है, किंतु यहाँ पर यह प्रश्न निराला है क्योंकि आपको यहाँ पर प्रश्न तैयार करने के लिए कहा गया है। तो फिर प्रश्न जब तैयार करना हो तो फिर कैसे तैयार किए जाए ताकि हमें 5 में से 5 पूरे अंक मिले। तो जो प्रश्न होता है वह प्रश्न संक्षिप्त में होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, यानी आप मतलब उसमें संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और उनके जो उत्तर होते हैं वह उत्तर परिच्छेद में ही उपलब्ध होना चाहिए, बाहर नहीं। अगर बाहर का प्रश्न बनता है या परिच्छेद में उसका उत्तर ना हो तो आपका अंक गया समझना है। तो ऐसे कुल 5 अंक के लिए यह गद्य आकलन से संबंधित प्रश्न होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं। तो अभी इसमें यहाँ पर देखो, यह जो चित्र दिया गया है तो इसे देखकर आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को अंग्रेजी में WH क्वेश्चंस होते हैं उसी को हिंदी में कहेंगे हेतु लक्ष्य प्रश्न। तो जब भी हम प्रश्न तैयार करते हैं तो प्रश्न तैयार करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है यह हमें यहाँ बताने की कोशिश करती हूँ। तो अगर व्यक्ति से संबंधित हमें प्रश्न करना है तो वहाँ पर हम कौन इस शब्द का प्रयोग करेंगे, कौन, ठीक है। अगर किसी जानकारी हमें प्राप्त करनी है, किसी से संबंधित जानकारी, तो हम क्या प्रश्न में क्या होगा हमारा, क्या यह प्रश्न होगा, हम प्रश्न में क्या करके पूछेंगे। अगर समय से संबंधित प्रश्न करना है तो हमें कब, जैसे तुम्हें यह पत्र कब मिला, समय से संबंधित या काल से संबंधित, तो उसमें कब आएगा। अगर जगह से संबंधित है तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ, प्रश्न में क्या डालना पड़ेगा, कहाँ। जैसे तुम कहाँ रहते हो, जगह से संबंधित है, तुम कहाँ रहते हो। फिर अगर प्रश्न में हमें हमारा उद्देश्य से रिलेटेड है तो फिर हम क्यों, तुम क्यों नहीं आए, क्यों, है ना, इस प्रकार से। फिर स्वरूप से या संबंधित है तो कैसे, है ना। जैसे स्वरूप से संबंधित है तो हम पूछते हैं ना, तुम कैसे हो या कैसे क्या आना किया, स्वरूप से संबंधित। अगर चुनाव, प्रश्न में चुनाव, तो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, कौन सा, है ना। तो कौन सा या कौन सी, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, तुम्हें कौन सा पुस्तक पसंद है, कौन सा। आगे है व्यक्ति से संबंधित है। अभी व्यक्ति से संबंधित मैंने पहले बता चुकी हूँ। व्यक्ति से संबंधित पहले क्या बताया मैंने, कौन, है ना। जैसे कौन आया है, व्यक्ति से संबंधित। किंतु व्यक्ति से संबंध, अगर व्यक्ति से संबंध अगर हमें ये करना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो अब व्यक्ति किसका, है ना, ये किसका किताब है, किसका। तो यहाँ हम कौन और किसका इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर कितना, अगर संख्या से संबंधित है हमें जानकारी तो हम पूछते हैं ना, कितना किलो चाहिए, कितने चाहिए, कितना शब्द। अगर परिमाण से संबंधित है तो फिर मात्रा आएगी, कितने लीटर, है ना, कितना किलो, कितने किलो, ऐसा। अगर अंतर अर्थात डिस्टेंस तो फिर वहाँ पर तुम कहाँ तक, तो तुम्हें कहाँ तक जाना है, अंतर से संबंधित। और अगर कालावधि से संबंधित है तो फिर कितने काल तक, है ना। जैसे तुम्हारा पर्चा कितने समय तक चलेगा, कालावधि आ गया, आई बात ध्यान में। तो इस प्रकार से हमें ये हेतु लक्ष्य प्रश्न जो होते हैं, जैसे WH क्वेश्चन भी कहते हैं, तो इस प्रकार से तैयार करने हैं। तो यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है। तो इस परिच्छेद को आप लोग तो पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि स्वयं प्रश्न बनाने हैं।
किंतु स्वयं अभी जैसे नीचे जो है ना, ये 5 प्रश्न को लिए 5 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये जो है ये 5 प्रश्न किस किस प्रकार से बनाए गए हैं, है ना, तो ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर आप इस गद्यांश को कौन सा शीर्षक देना उचित समझेंगे, तो यह प्रश्न टालकर आप लोगों को अपने पसंद के 5 प्रश्न बनाने। पहले देख लो कि प्रश्न किस प्रकार से बनाए गए हैं। पद्यांश ये जो दिया गया है इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से, ये जो गद्य दिया गया है तो इस गद्य के आधार पर किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न तैयार किए गए, और आप लोगों को अपने मन से इसकी नकल न करते हुए अपने मन से निराले 5 प्रश्न बनाने हैं। तो चलो फिर गद्य आकलन जो है हमने देखा है। अब गद्य आकलन के पश्चात हमारा जो अगला जो होता है तो वो पड़ाव है, मतलब कि हमारी जो पत्रिका होती है उसमें वृत्तांत लेखन का होता है। तो ये जो वृत्तांत लेखन जो होता है तो कृति पत्रिका में ही प्रश्न 5 में जैसे गद्य आकलन का प्रश्न अ होता है, प्रश्न 5 उसी प्रकार कृति पत्रिका में यह प्रश्न 5 आ में वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है। तो इस कृति में एक विषय दिया गया रहता है और इसके साथ साथ स्थान का नाम भी दिया जाता है, और उस पर आप लोगों को वृत्तांत तैयार करना होता है। तो वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले, मतलब कि आयोजित यानी शहर में, गांव में या फिर स्कूल में जो शिविर आयोजित होते हैं, या वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया जाता है, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम लिया जाता है, या साक्षरता प्रसार कार्यक्रम, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम लिए जाते हैं। तो उन्हीं विषयों में से कोई एक विषय आप लोगों को दिया गया होता है परिचय में, और जब आप वृत्तांत लेखन करते हो तो वृत्तांत लेखन करते समय स्थल, काल, घटना, इन 3 चीज़ों को लिखना अनिवार्य होता है। आइए ध्यान में। और इसके अलावा वृत्तांत को हमें शीर्षक भी देना है, क्योंकि शीर्षक अगर आप लिखना भूल जाते हैं तो आपके परीक्षक भी आपको 1 नंबर देना भूल जाते हैं, अर्थात वह 1 नंबर काट डाल सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ को भूलना नहीं है, चाहे वो कहानी लेखन हो, चाहे निबंध लेखन हो या वृत्तांत लेखन हो, इसे लिखते समय वृत्तांत को शीर्षक देना बेहद ज़रूरी है। तो चलो हम वृत्तांत लेखन की तरफ बढ़ते। तो वृत्तांत लेखन का अर्थ होता है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। तो अक्सर आप लोग देखते हैं कि शहर में भिन्न भिन्न ऐसे होते हैं, तो वारदात होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, बराबर है ना। तो फिर हम अगले दिन या उसके अगले दिन अखबार में हम उसका वृत्तांत पढ़ते हैं। तो ज़रूर अखबार में उस दृष्टिकोण से भी आप लोगों को पढ़ना कि किस प्रकार अखबार में भी वृत्तांत लेखन दिया गया रहता है, वगैरह वगैरह। अब वृत्तांत में क्या होता है कि किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है, उसमें कोई कपोल कल्पित नहीं होता है, जो घटना वास्तव में सचमुच में घट चुकी है उसका ही वर्णन किया जाता है। अब यह वर्णन जो होता है वह क्रमबद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है, अर्थात वहाँ पर जिस क्रम से घटना घटी है उसी तरह से पूरी घटना उसी क्रम के अनुसार हमें वर्णन करके लिखना है। अब घटना में अलग अलग प्रसंग होते हैं, बराबर है ना। तो उन प्रसंगों को जो उलटफेर होता है वह हमें नहीं करना है, उसको यथास्थिति जैसे का वैसा ही हमें लिखना है। इसके अलावा जो हम वर्णन लिखते हैं तो उस वर्णन को हमें पूर्ण सजीवता पूर्ण लिखना है, ताकि जो पाठक है, जो उसको पढ़ने वाला है, उसके सामने वह वृत्तांत जो आप लोग ने लिखा है उसका सजीव चित्र बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा हो। जैसे आप लोगों को पता है, हम कभी बार कहानियाँ पढ़ते हैं तो कुछ कुछ कहानीकार इतनी खूबी के साथ कहानी लिखते हैं, जैसे प्रेमचंद जी वगैरह है, कुछ अनमोल उदाहरण है कि हमें लगता है कि मानो ये कहानी हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है। तो इतना सचिव वर्णन होता है। वैसे हमें वृत्तांत लेखन में इस बात का ध्यान रखना है। अब वृत्तांत समाचार पत्र, सामयिक पत्रिकाओं के लिए भी लिखे जाते हैं, तो आप लोग को भी यह लिखने आना चाहिए, है ना। इसलिए आप लोगों को यह प्रश्न होता है, या वृत्तांत लेखन आपके अभ्यासक्रम का एक भाग होता है। अब इसमें विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, या फिर नेताओं की सभा, या फिर दुर्घटना
आदि का वृत्तांत अक्सर हम समाचार पत्रों में तो पढ़ते ही है, बराबर है। तो हमें भी उसी मुताबिक लिखने की चेष्टा करनी है। तो हमें वृत्तांत लिखते समय किन किन बातों का उचित ध्यान रखना है, अब मैं ये बताऊंगी। तो वृत्तांत के लिए जो विषय दिया गया होता है, तो सबसे पहले हमें विषय को अच्छी तरह से भली भांति समझ लेना है, और समझने के पश्चात पहले तो हमें उसकी कच्ची रूपरेखा तैयार करनी है। मतलब उसके क्रम के, घटना और क्रम के मुताबिक कच्ची रूपरेखा अगर बना लो तो हमारा जो बनाया गया वृत्तांत है वह सही बनता है। अब वृत्तांत में हमें आलतू फालतू आनन फानन की बातों को महत्व न देते हुए जो मूल बातें हैं, है ना, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं को लिखना है, गौण बातों को छोड़ देना है। और घटना के वर्णन में अगले पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि इसमें एक सूत्रता है। और क्या करना है कि वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति, इन सभी का जिक्र करना है, स्पष्ट निर्देश करना है, लिखना है। अब वृत्तांत में घटना का जो वर्णन होता है बड़ा ही सुंदर, सजीला, सजीव वर्णन होना चाहिए। तो इसके पश्चात वृत्तांत में जो घटना क्रम के अनुसार हमें क्या करना है, उसके अनुच्छेद बनाने हैं और अनुच्छेद बनाकर लिखना है। नहीं तो बस लिखना शुरू कर दिया, बीच में कोई अनुच्छेद, जैसे आप लोग अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हो या मराठी में परिच्छेद कहते हैं, इसे हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो बस लिखना शुरू कर दिया और एंड में बिल्कुल आखिरी वाक्य के साथ वो खत्म हुआ, ऐसे नहीं। तो हमें छोटे छोटे अनुच्छेद क्रम, घटना क्रम के अनुसार बनाने हैं। और वृत्तांत को एक छोटा सा आकर्षक शीर्षक देना है, अंत में नहीं बल्कि उसके सर के ऊपर। अक्सर देखो शीर्षक जो था पाठ का भी वो सर के ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर होता है, तो शीर्षक हमेशा ऊपर लिखना है। आई बात ध्यान में। तो इस प्रकार से हमने अभी वृत्तांत लेखन, ये जो है ना यहाँ पर देखो ये वृत्तांत लेखन, तो वृत्तांत लेखन की जानकारी ली है। इसके साथ साथ होता है प्रसंग वर्णन। तो अभी यहाँ पर देखो प्रसंग वर्णन को लेकर निम्नलिखित जानकारी पढ़कर उससे संबंधित प्रसंग लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखो, ऐसा प्रश्न है। कूड़ेदान से कचरा आसपास फैला हुआ है, उसी में कुछ आवारा कुत्ते तथा अन्य जानवर घूम रहे हैं, साथ ही कुछ गाय प्लास्टिक की थैलियों को चबा चबा कर खा रही है। ठीक है, तो हमें इस प्रसंग का क्या करना है, अभी लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखना है। तो वृत्तांत लेखन के मुताबिक ही प्रसंग वर्णन भी हमें लिखने के लिए आता है, आ सकता है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर प्रकाश डाला है। अब इसके पश्चात जो प्रश्न होता है वह होता है विज्ञापन लेखन। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है विज्ञापन लेखन का। तो यह जो प्रश्न होता है ना, ये प्रश्न कृति पत्रिका के प्रश्न 5वां आ में दूसरे में विज्ञापन लेखन का एक प्रश्न होता है। तो विज्ञापन तैयार करना अपने आप में कला है, और यह कला एकदम आसानी से तो नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। तो अच्छे विज्ञापन में विज्ञापन बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, जीवन के बारे में उसके अनुभव, संबंधित वास्तु के बारे में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी तथा विज्ञापन प्रस्तुत करने की उसकी कला, ये सारी चीज़ों का जब हम कोई भी विज्ञापन पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो उसका परिचय हमें मिलता है। तो विज्ञापन तैयार करते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो उसका शीर्षक, जो विज्ञापन का भी हमें शीर्षक लिखना है, और वो भी बड़े ही प्रभावी तरीके से प्रभावशाली शीर्षक लिखना है। कोई सुभाषित अथवा सुवचन आदि का प्रयोग विज्ञापन में ज़रूर रंग लाता है। विज्ञापन की जो भाषा होती है वह सीधी सादी सरल भाषा होनी चाहिए, और आम बोलचाल की भाषा भी विज्ञापन में हम प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब आम बोलचाल के मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी का परिचय और आप लोग मराठी में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हिंदी में ही आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हो सकता है, किंतु भाषा का ध्यान रखना है। हम जो विज्ञापन लिख रहे हैं वह केवल और केवल हिंदी में ही लिखना है, और संपूर्ण हिंदी का पर्चा हिंदी में ही लिखना है, किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो विज्ञापन लेखन में भाषा ऐसी हो, कैसी हो कि जो ग्राहक के मन को भाए और ग्राहक को उस वस्तु को खरीदने के लिए ललायित करे, प्रेरित करे। तो विज्ञापन लेखन जो होता है इसके लिए भी 5 अंक होते हैं।
तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विज्ञापन क्या है। तो किसी वस्तु आदि का किसी माध्यम के द्वारा, अब किसी माध्यम के द्वारा मतलब वह टीवी भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, अखबार भी हो सकता है ना। तो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। तो किसी भी माध्यम के द्वारा लोगों में क्या करना है, प्रचार करना है। जब उसका प्रचार किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञापन। तो विज्ञापन अक्सर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वस्तु के बारे में भी हो सकता है या व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है। अब व्यक्ति से संबंधित जैसे आप लोगों को पता है, जब भी चुनाव आते हैं तो राजनेता जो होते हैं वह स्वयं के कार्यों को लेकर भी विज्ञापन देते हैं, और अक्सर हम टीवी में देखते हैं, टीवी के भिन्न भिन्न चैनलों में देखते हैं। तो व्यक्ति संबंधी भी हो सकता है या फिर किसी स्थान संबंधी भी विज्ञापन हो सकता है। अब वस्तु संबंधी के बारे में देखेंगे तो विज्ञापन में किसी बिक्री योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को क्या किया जाता है, ललचाया जाता है। तो इस प्रकार के विज्ञापन हम अक्सर कहाँ देखते हैं, अखबार में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, तो टीवी पर देखते हैं। जैसे केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु का विज्ञापन हम अक्सर हर आए दिन देखते ही रहते हैं। अब व्यक्ति से संबंधित विज्ञापन कैसे होते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है किसी कार्य, किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिए विज्ञापन किया जाता है, या फिर जैसे किसी कामकाजी जगह पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है, बराबर है, तो फिर उसके लिए क्लर्क चाहिए या फिर डॉक्टर चाहिए, या क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग जो पद होते हैं वो भरने के लिए अलग अलग पदाधिकारियों की ज़रूरत होती है, वॉचमैन चाहिए, है ना। तो इसके लिए फिर उससे संबंधित भी, जैसे मराठी में पाहिजेत, इस कॉलम में हम लोगों को विज्ञापन देखने को मिलते हैं इसके तहत। तो ऐसे योग्य व्यक्ति की खोज इस विज्ञापन के जरिए की जाती है। तो ऐसे विज्ञापन घर के लिए नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं, और ये विज्ञापन प्रायः अखबारों में हमें देखने को मिलते हैं। तो विज्ञापन में क्या दिया जाता है, व्यक्ति की योग्यता और वेतन कितना दिया जाएगा उसे आदि से संबंधित जानकारी होती है। अब स्थान से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं उसमें निवास स्थान, दुकान, जमीन आदि की उपलब्धता, खरीदी बिक्री के बारे में अक्सर विज्ञापन अखबारों में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञापनों के बारे में हमने चर्चा की है। अभी शैक्षिक विज्ञापन भी होते हैं। तो शैक्षिक विज्ञापन में शिक्षा से संबंधित योगासन तथा स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छ सुंदर लिखावट, चित्रकला, इंटरनेट, विविध ऐप्स आदि कलाओं से संबंधित अभ्यास वर्ग, व्यक्तित्व विकास शिविर, इससे संबंधित भी विज्ञापन होते हैं। अभी आवश्यकता, जैसे मैंने अभी बोला है, तो वाहन चालक, सेवक, चपरासी, द्वारपालक वगैरह वगैरह आदि से संबंधित, जैसे मराठी में उसी को पाहिजेत के तहत दिया जाता है। अभी अगर व्यापार से विषय है तो दुकान, विविध वाहन, उपकरण, मकान, मशीन, गोदाम, टीवी, संगणक, भूखंड, रेफ्रिजरेटर आदि व्यापार विषयक भी विज्ञापन होते हैं। मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धक विज्ञापन, अर्थात आप लोगों को पता है कहीं व्याख्यानमाला होती है तो हमारे घर में एक परिचय आता है, बराबर है, या फिर परिसंवाद या नाटक या वार्षिकोत्सव आदि से संबंधित आयोजित कार्यक्रम के भी विज्ञप्ति बांटे जाते हैं। कुछ पर्यटन संबंधी भी विज्ञापन निकलते हैं, या फिर वैयक्तिक जैसे श्रद्धांजलि, शोक संदेश, जयंती, पुण्यतिथि, गृह प्रवेश आदि से संबंधित भी वैयक्तिक विज्ञापन भी हमें अखबारों में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने विज्ञापन से संबंधित जानकारी तो बहुत ले ली है। तो अब विज्ञापन में जो परीक्षा में जो पर्चा आता है तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न होता है, इससे बारे में अब हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक चाहिए। कुछ भाग यहाँ पर कट गया है, जो कट गया उसके बारे में बताती हूँ। तो इसमें जो ये तो भाग आ गया है, जो भाग आ गया वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो संपर्क आ गया है और आयु की सीमा, ये भाग तो आ गया है। इसके साथ साथ ऐसा परीक्षा में प्रश्न होता है, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आता है। अभी सुरक्षा रक्षक के लिए एक जो कॉलम कट गया उसमें वो क्या होगा मैं भी बताती हूँ। उसकी शैक्षिक योग्यता, यानी सुरक्षा रक्षक की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। दूसरा होता है यहाँ पर ये कालावधि,
है ना। और तीसरा होता है संपर्क। अभी अगर कोई अप्लाई करता है ना, तो वहाँ पर संपर्क किससे करे, क्या करे, इससे संबंधित जानकारी। और तीसरी होती है आयु सीमा की, उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। अब अगर हमें ऐसा विज्ञापन तैयार करना है तो हम विज्ञापन तैयार करते वक्त सबसे पहले तो हम इस प्रकार से इसको ऐसे बॉर्डर्स बनाएंगे। आइए ध्यान में आप लोग भी बनाओ, इससे हमारा जो विज्ञापन होता है वो बड़ा ही आकर्षक बनता है। दूसरी बात, अभी यहाँ पर हमने शीर्षक दिया है आवश्यकता है। अभी हमें पता है किसके लिए चाहिए, एटीएम के लिए चाहिए, है ना। एटीएम के लिए तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे एटीएम के लिए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि ये कलाकारी के साथ करो, आप चौकोन में भी बना सकते हो। उसके बाद ये हो गया। अभी उसके बाद अगला जो है वह अब सुरक्षा रक्षक है, तो कैसा होना चाहिए, विशेषता क्या होनी चाहिए उसके, तो एक हट्टा कट्टा और स्वस्थ, यह उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और हमने इसको एक शीर्षक दिया, देखो सुरक्षा रक्षक, बराबर है। तो इस प्रकार से आप अपने अंदाज से आप लोग भी अपनी मतलब की कलाकारी का प्रयोग कर सकते हो। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि आयु सीमा है ना, हमारा जो कॉलम है वह क्या है, आयु सीमा। तो आयु सीमा हमने यहाँ पर दी है, देखो आयु सीमा 25 से 30 वर्ष है, क्योंकि सुरक्षा रक्षक है तो वह युवा ही होना जरूरी है, इसलिए उसकी आयु सीमा 25 से 30 वर्ष। शैक्षिक योग्यता है ना, तो शैक्षिक योग्यता में हमें क्या देना पड़ेगा, ग्रेजुएट। तो इसके अलावा कार्य का समय, काम का जो समय होगा वह भी उसे पता चले, इसलिए काम का समय 10 बजे से 6 बजे तक उसे काम करना पड़ेगा। अब अगर किसी को यह ठीक लगता है, मतलब कि वह यहाँ अप्लाई करना चाहता है, तो फिर वह क्या करेगा, उसके लिए संपर्क का देना पड़ेगा हमें, है ना। तो संपर्क कहाँ करे, तो यहाँ पर इस प्रकार से एटीएम सर्विस, मोबाइल नंबर, यहाँ पर फलाना फलाना मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर नहीं देना है, हाँ कुछ भी। तो इस प्रकार से मोबाइल नंबर संपर्क के लिए, और यहाँ पर यहाँ ईमेल आईडी अगर दिया गया तो वह व्यक्ति ईमेल के जरिए भी वह अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से संपर्क के लिए पता भी यहाँ दिया गया, अर्थात ये पता है, तो इस प्रकार संपर्क के लिए पता, तो ये सारी आपकी सूझबूझ का काम होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तकरीबन उपयोजित लेखन के लिए 3 चीज़ें आज हमने सीखी हुई है। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी, जो निबंध लेखन और पत्र लेखन तो पहले ही हो चुका है, तो उसमें से जो छूट गया था वह था गद्य आकलन, है ना। हमने अभी गद्य आकलन देखा, उसके बाद वृत्तांत लेखन, प्रसंग वर्णन और विज्ञापन लेखन, इतना आदि हमने देखा है। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगली व्याकरण के अगले पाठ के साथ हम पुनः मिलेंगे।